अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 जो कि है ऑटोक्वाइट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑटोक्वाइट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में इनका क्या काम है और ये हमारी बॉडी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि वर्ड ऑटोक्वाइट क्या है। ऑटोक्वाइट जो है वो एक ग्रीक जबान का लफ्ज़ है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ऑटोस और दूसरा है अकोस। ऑटोक्वाइट एक ग्रीक वर्ड है। ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ और अकोस का मतलब होता है मेडिकल एजेंट्स, यानी कि ऑटोक्वाइट्स ऐसे मेडिकल एजेंट्स हैं जिनको जो कि हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। ये मेडिकल एजेंट्स हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम बाहर से इन मेडिकल एजेंट्स को तब लेते हैं जब किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये खुद ब खुद जनरेट नहीं होते। अदरवाइज इंसानों के अंदर या तमाम हेल्दी जानदारों के अंदर ये केमिकल्स बॉडी खुद ब खुद जनरेट करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोक्वाइट्स। ऑटो मीन इटसेल्फ, क्वाइट्स मीन मेडिकल एजेंट्स। ऑटोक्वाइट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग केमिकल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जिनका कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़रूर होता है, यानी कि अगर बॉडी कोई केमिकल जनरेट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर रखता है। अब देखना यह है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑटोक्वाइट्स मौजूद होते हैं या ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है और वो केमिकल्स फिर हमारी बॉडी में क्या काम सर अंजाम देते हैं। ये जो टॉपिक है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत जो क्रिटिकल किस्म के आपके एमसीक्यूज हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारे पास तीन तरह के ऑटोक्वाइट्स का जिक्र बुक में किया गया है। एक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दूसरे हैं हिस्टामीन्स और तीसरे हैं सेरोटोनिन्स। आपने अगर आपको फार्माकोग्नोजी याद है फर्स्ट प्रॉफ की, तो उसमें आपने पढ़ा था कि हमारी जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल्स होते हैं वो एलर्जी पैदा करने वाले केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामीन, ब्रैडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी में कहाँ से पैदा होते हैं, मास्ट सेल से पैदा होते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं वो सिर्फ एलर्जी पैदा नहीं करते, एलर्जी पैदा करना एक इनका नुकसान है, बट इसके अलावा भी ये बहुत सारे अच्छे काम हमारी बॉडी में करते हैं। हमने आज इनके अच्छे काम भी देखने और साथ साथ जो इनके बुरे काम हैं वो भी हमने देखने हैं। और जो तीसरा है वो है हमारे पास सेरोटोनिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं मास्ट सेल से और इनकी दर्ज झैल एक्टिविटीज होती हैं। ये 6 की 6 एक्टिविटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 6 के 6 आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहली चीज जो हमने इसका नुकसान बताया है कि अगर ये हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन नामी एक ड्रग जो कि मिज़ोप्रोस्टोल के नाम से अवेलेबल थी, वो हमने लास्ट में जो हमने जीआईटी का चैप्टर पढ़ा है पेप्टिक अल्सर वाला, वहाँ पे हमने एक ड्रग पढ़ी थी, आप उसको पीछे से जाके देखिएगा। वहाँ पे हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इस्तेमाल किया था पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे वही कंसेप्ट दोबारा अप्लाई होता है कि हमारे स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो हमारे स्टमक की वॉल होती है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं। हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स जाके हमारे स्टमक की वॉल के साथ बाइंड करता है और वहां पे ये बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है। बाइकार्बोनेट आयंस आपको पता है ये बेसिक नेचर के होते हैं या अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अगर किसी वजह से हमारे मैदे की तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे मास्ट सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जाके हमारे मैदे के जो पम्प्स होते हैं जो कि HCl सिक्रीट करते हैं, उनको उनके करीब एक चैनल्स होते हैं जिनको आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स चैनल्स कहते हैं, ये उनके साथ जाके बाइंड करते हैं और वहां से बाइकार्बोनेट या बेसिक केमिकल्स पैदा करना शुरू करते हैं। तो जब बेस हमारे मैदे में आना शुरू हो जाती है तो वो जो एसिड पैदा हो रहा था उसकी पीएच न्यूट्रलाइज हो जाती है और वो जो पेप्टिक अल्सर हमारा था वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये क्या करते हैं, ये बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा हम इनको पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका एक एनालॉग होता है, यानी कि इसको हमने लेबॉर्ट्री, ये तो क्योंकि बॉडी में नेचुरल बनता है, लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन को बना सकते हैं। उसके लिए हम इसकी एक दूसरी शक्ल बनाते हैं जिसका नाम है मिज़ोप्रोस्टोल। वो क्या है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन का एक डेरिवेटिव है, यानी कि हमने नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन में थोड़ी सी तब्दीली करके एक नया केमिकल बनाया है जिसको हम मिज़ोप्रोस्टोल भी कहते हैं। ये क्या
करता है, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन काज करता है, यानी कि जो हमारे यूट्रस के मसल्स होते हैं ये उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। और ख़ास तौर पर कब, जब हमने बेबी को डिलीवर करवाना हो, जब लेबर पेन इंड्यूस करवाना हो, उस दौरान यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, फीटस के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, वो वहाँ से बाहर की तरफ मूव करता है। सो मीज़ोप्रोस्टोल जो है ये यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। नेचुरली भी प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स खारिज नहीं करती। प्रोस्टाग्लैंडिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी खारिज होते हैं, ठीक है। पूरी प्रेगनेंसी के दौर में ये खारिज नहीं होते। कब खारिज होते हैं? जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, तब बॉडी जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स खारिज करती है। सो अगर किसी ने गलती से प्रोस्टाग्लैंडिन नामी कोई ड्रग जो थी, फॉर एग्जांपल आपको पेप्टिक अल्सर हो रहा था और आपके घर में कोई किसी को पेप्टिक अल्सर था और वो फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स खा लिए, तो अब क्या होगा कि उनका पेप्टिक अल्सर तो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में बाइकार्बोनेट साइन बनेंगे और उनके तेजाबियत कम हो जाएगी। बट वो जो उनका फीटस है इस ड्रग को खाने से वो फीटस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सपोज वो 5 मंथ्स का फीटस था या 6 मंथ का फीटस था, तो वो जो है फीटस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बच्चे की जो है वो अंदर ही डेथ हो जाएगी, जिसको आप क्या कहते हैं कि अबॉर्शन हो जाएगा बच्चे का। सो इट इज़ यूज एज अबॉर्टिफिशिएंट। अगर अबॉर्शन करना हो जानबूझ के किसी ने, तो वो जो है वो इन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं और इससे अबॉर्शन को आसान करते हैं। इट इंड्यूस लेबर पेन, बट रियल पोजीशन में हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हमने लेबर पेन इंड्यूस कराना है। फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है और वो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम उनका हो गया है, बट काफ़ी देर से वेट करने के बाद भी उनको उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही जितनी कि उनको आनी चाहिए थी। तो हम वैसे तो बॉडी खुद ब खुद भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स खारिज करती है लेबर पेन के दौरान, बट अगर उस दौरान प्रॉपर प्रोस्टाग्लैंडिन्स खारिज नहीं हो रहे तो हम बाहर से उनको एक इंजेक्शन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लगाते हैं, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और बेबी जो है वो बाहर की तरफ पुश होता है और डिलीवरी जो है वो आसान होती है। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपने समझ के इसको याद करना है। देन आपके पास आता है सेकेंड आपके पास जो ऑटोकाइड्स है जिनको आप कहते हैं हिस्टामीन्स। हिस्टामीन्स भी हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं? मास्ट सेल से रिलीज होते हैं और इनकी फॉलोइंग एक्टिविटीज होती हैं। पहली चीज ये कि ये हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो पैदा करते हैं। दूसरा ये कि हिस्टामीन्स जो हैं इनके 4 रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि हिस्टामीन 4 तरह मुख्तलिफ जगहों पे जाके बाइंड करता है। कहीं पे हमारी बॉडी में H1 रिसेप्टर्स हैं, कहीं पे H2 रिसेप्टर्स हैं, कहीं पे H3 रिसेप्टर्स हैं और कहीं पे H4 रिसेप्टर्स हैं। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी हिस्टामीन किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो उस रिसेप्टर की वजह से मुख्तलिफ काम जो है वो सरअंजाम देता है। अगर हिस्टामीन H1 से बाइंड करेगा तो काम कोई और करेगा, अगर हिस्टामीन H2 से बाइंड करेगा तो काम डिफरेंट होगा, इसी तरह से 3 और 4 से बाइंड करेगा तो काम क्या होगा? डिफरेंट होगा। और ये जो चारों रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी में अलग अलग जगह पे मौजूद होते हैं। अब जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि H1 और H2 रिसेप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि H1 रिसेप्टर बॉडी में कहाँ पर होते हैं और H2 रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ होते हैं। H1 रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे मौजूद होते हैं, ब्रेन का एक एरिया होता है जिसको आप CTG सेंटर कहते हैं, जिसको आप कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी कहते हैं। इस सेंटर के अंदर ये H1 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अगर किसी भी वजह से ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएं, CTG सेंटर में जो H1 रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएं तो वहाँ से वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। यानी कि आपको जो वोमिटिंग होती है उसकी वजह क्या होती है कि आपके ब्रेन के अंदर जो CTG सेंटर है उसमें H1 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने वोमिटिंग को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें H1 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग देनी पड़ेगी। जब आप H1 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग देंगे तो ये जाके आपके CTG सेंटर में मौजूद वोमिटिंग को इनहिबिट करेगी और आपको वोमिटिंग जो है वो रुक जाएगी। इसी तरह से जो आपके H2 रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं। जो हमने स्टमक की दीवार होती है वहाँ पे H2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि स्टमक की दीवार में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है और जो हिस्टामीन होता है वो अगर मैदे में जाएगा तो किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा? वो H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और जैसे ही हिस्टामीन H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा मैदे में तो वहाँ पे वो गैस्ट्रिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। तो अगर किसी को ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर हुआ है, उसकी बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हम उसको H2 ब्लॉकर ड्रग देंगे।
देंगे। अगर हम H2 ब्लॉकर ड्रग देंगे तो वो हमारे मैदे के अंदर जाके जो हिस्टामीन है उसको ब्लॉक करेगी, लिहाजा हिस्टामीन मजीद HCl या गैस्ट्रिक एसिड पैदा नहीं करेगा और हमारा पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमने यही बातें लिखी हैं कि H1 रिसेप्टर जो है वो CTC सेंटर में होते हैं जो कि वोमिटिंग काज करते हैं। अगर हम H1 ब्लॉकर ड्रग देंगे तो वो इमेसिस यानी कि उल्टी को खत्म करेंगी। फॉर एग्जांपल मैक्लीजीन और डायमंड हाइड्रोनेट, ये भी हमने पीछे पढ़ा है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये H1 को ब्लॉक करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट H2 रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टमक में होते हैं और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन पैदा करते हैं। अगर हम इनको ब्लॉक करेंगे तो हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिमीटिडीन। ये सारी की सारी बातें जो है वो पीछे से रिलेट करती हैं, इसलिए फार्माकोग्नोसी जो है वो आपस में ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे ना तो वो पीछे से आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें तरतीब के साथ लेक्चर्स आते जा रहे हैं आप उनको तरतीब से पढ़ें, तभी जाके चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकेंगे। सो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैव स्ट्रॉन्ग सीडेटिव प्रॉपर्टी, ये बात आपने याद रखनी है। ये तो हो गई अच्छी बातें। अब जब भी आपने किसी को कोई भी एंटी हिस्टामिनिक देनी है, फॉर एग्जांपल आप उसको H1 ब्लॉकर दे रहे हैं या H2 ब्लॉकर दे रहे हैं या H3 ब्लॉकर दे रहे हैं या H4 ब्लॉकर दे रहे हैं, हमेशा ये याद रखना है कि जो भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आप उसको देते हैं वो उसको सुकून पैदा करती हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसको नींद आती है। इसलिए कभी भी पेशेंट को जब आप ये दवाई दें तो आपने उसको ये बात बतानी है कि इस दवाई को खाने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि इस दवाई को खाने के बाद आपको थोड़ी सी सुस्ती होगी, आपको गनूदगी होगी, ड्रॉजीनेस होगी। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी हिस्टामिनिक खाने से या एंटी एलर्जिक खाने से, स्पेशली एलर्जी की एंटी एलर्जिक और भी बहुत सारी होती हैं जैसे ल्यूकोट्राइन पाथवे इनहिबिटर्स होते हैं, बट मैं सिंपली बात कर रही हूँ एंटी हिस्टामिनिक की। जब आप एंटी हिस्टामिनिक पेशेंट को देंगे तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको गाइड करें कि इसको खाने से आपको ड्रॉजीनेस होगी, सो आपने ड्राइविंग जो है वो नहीं करनी। और ज़्यादातर एंटी हिस्टामिनिक को रात में इस्तेमाल करते हैं। सो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैव स्ट्रॉन्ग सीडेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि नींद आवर इसमें सुकून आवर इसमें प्रॉपर्टी होती है, लिहाजा ये ड्रॉजीनेस पैदा करती है। सो मस्ट बी यूज एट द बेड टाइम, इसलिए हमने इसको कब इस्तेमाल करना है? सोते वक्त। दिस कॉल्ड सोमनीफेशिएंट, ऐसी दवाइयां जो कि सुकून पैदा करती हैं उनको सोमनीफेशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये भी वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और आखिर में आता है सेरोटोनिन। ये दुनिया का या फार्माकोलॉजी का सबसे कॉम्प्लेक्स केमिकल है। सेरोटोनिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमने पढ़ा है सिंपैथेटिक सिस्टम का केमिकल है। सिंपैथेटिक सिस्टम के 4 न्यूरोट्रांसमीटर थे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। जब इनका लेवल बॉडी में बढ़ता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, हम जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड में आते हैं, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। बट सेरोटोनिन का ज़्यादा जो ताल्लुक है वो ब्लड प्रेशर से नहीं है, इसका जो ज़्यादातर ताल्लुक है वो है हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने में। सो ये क्या करता है, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये हमारी गट या हमारी आंतों से रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी में जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। लिहाजा जो सेरोटोनिन ड्रग्स होती हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं माइग्रेन और हेडेक के ट्रीटमेंट में। हेडेक होता है कि अगर आपके पूरे सर में दर्द है तो उसको आप हेडेक कहते हैं, और अगर आपको आधे सर का दर्द होता है तो उसको आप माइग्रेन कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइग्रेन की ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम सेरोटोनिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।